हेलो बच्चों। तो आज हम आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे बेटा। ये आपको एनसीईआरटी से लर्न होना चाहिए। तो मैं आपको एनसीईआरटी रीड करा रही हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं। हुआ ये कि पहले हमने ये पढ़ा, जो हमारे जो अब तक हम पढ़ते हैं उसमें हमें ये पता चला कि आपके जो बेसिस का सीक्वेंस होता है वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है कि आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी किसी ऑर्गेनिज्म में। मतलब बेस से हमें ये पता चल रहा था कि आपकी कोडोन क्या है, कोडोन से हमें प्रोटीन पता चलता है, और डीएनए का फाइनल एक्सप्रेशन क्या है बेटा? डीएनए का फाइनल एक्सप्रेशन प्रोटीन ही है। तो आपका डीएनए का कौन सा सीक्वेंस किस प्रोटीन को कोड करने का, ये कहीं ना कहीं कौन बता रहे होंगे? आपके बेस के सीक्वेंस बता रहे होंगे। ठीक है। अगर हम अदर वर्ड्स में बोले कि जो आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप है, मतलब वो कैसा बनने वाला है, ये किस पे लाई करता है, किस पे डिपेंड करता है? आपके डीएनए में सीक्वेंस कौन सी है। ठीक है। अगर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट भी है तो वो भी किसके बेस पे होंगे? अपने डीएनए सीक्वेंस के बेस पे होंगे। जब हमने सारी एजम्पशंस लगाई तो हमने सोचा कहीं क्यों ना हम क्या करें, डीएनए का पूरा सीक्वेंस, पूरा ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस ही क्या कर ले, पता लगा लें। तो इसके लिए हम पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेके आए। हमने बोला भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उस टेक्निक की हेल्प से हम अपने डीएनए को क्लोन कर सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से। अपना डीएनए काटा, वेक्टर्स के थ्रू क्लोन करा, इस सिस्टम से हम क्या करेंगे, आपके डीएनए को क्लोन कर देंगे। ये सब सोच के हमने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, एम्बिशियस प्रोजेक्ट निकाला जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि ईयर 1990 में शुरू हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसके लिए किस किस चीज की जरूरत है, तो ये हमें कैसे पता लग सकता है? एक कहानी बताते हैं हम, उस कहानी से हमें पता चलेगा भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना बड़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। सबसे पहले हमें ये पता चला था कि भाई हमारे पास 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स है, और आपकी पर बेस पेयर को सीक्वेंस करने में कॉस्ट कितनी आएगी? $3 आएगी। अगर हम एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगाएं इस हिसाब से तो हमारे पास $9 बिलियन क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट हो जाएगा। अगर आप सारी सीक्वेंसेस को अगर आप किताब में लिखने लगते हो टाइप्ड फॉर्म में, तो आपके पास 1000 लेटर्स होंगे। ठीक है। और हर बुक में एक पेज पे 1000 लेटर्स होंगे, और एक बुक में कम से कम 1000 पेज होंगे। और ऐसी बुक हमें कितनी लगेंगी? 3300 बुक हमें लगेंगी, जिसमें हम आपका डीएनए का सीक्वेंस जो है वो क्या करेंगे, स्टोर कर सकेंगे। इतने बड़े डाटा को सीक्वेंस करने के लिए किताबों में लिखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा था, इसलिए आया फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है बेटा? जब हम आपके कंप्यूटेशनल डिवाइसेस में आपके डेटा को स्टोर करने लग जाएं, तो कौन से डेटा को? बायोलॉजिकल डेटा को, तो हम उसको बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद जो हमें ये पता चला, देखो इस जीनोम प्रोजेक्ट में कितना सारा सामान लगने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसके बारे में पता कैसे लगा? ये कहानी पढ़ के हमें। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल। कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसे गोल्स बनाते हैं। हमारा गोल ये था, हम 20 से 25 हजार जीन जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा, हमारे पास जितनी भी बेसिस है, कितने बेस पेयर्स है? 3 बिलियन बेस पेयर है, उनकी सीक्वेंस को, मतलब वो किस तरीके से आपके डीएनए में अरेंज है, ये पता कर लेंगे। सारे डेटाबेस को स्टोर भी कर लेंगे। उसके बाद इस डेटाबेस की हेल्प से हमें कोई फर्दर डेटा एनालिसिस करना हो, मतलब हमारे पास जो डेटाबेस है जीनोम का, उसके हिसाब से हमें कोई अपना खुद का डेटा एनालाइज करना हो, वो भी कर लेंगे। फिर ये डेटा जो इसके सेक्टर्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, इम्यूनोलॉजी वाले सेक्टर्स हैं, दवाइयों वाले सेक्टर है, ये डेटा उनको भी भेज देंगे। साथ में अगर कोई एथिकल, लीगल और सोशल इशू आता है इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम ह्यूमन के पूरे डीएनए को पढ़ने वाले हैं, तो कोई इशू ना आ जाए तो उस इशू को भी हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। ये सब सोच के हमने जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करा, और हमने बोला कि हम 13 साल तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। इसको पूरा करने के लिए जो काम दिया गया, वो काम दिया गया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को, साथ में आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को। ठीक है। शुरुआत के सालों में यूके के वेलकम ट्रस्ट ने आपकी मेजर फंडिंग करी थी, सबसे ज्यादा पैसा दिया था बेटा, $9 बिलियन लगना था। तो इन दोनों संस्थाओं किसने पैसा दिया? शुरुआत में यूके ने दिया, साथ में बेटा जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना ने भी इसको क्या दिया, फंडिंग करी, और ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। फिर बेटा 13 साल का मतलब 1990 में स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसे आपका 2003 में पूरा कर दिया गया। इसको पूरा करने के बाद हमें ये पता चल गई कि ह्यूमन के डीएनए में अगर कोई वेरिएशन आ रही है, मतलब आपका नॉर्मल जो डीएनए है वो क्या बनाता है, हमें पता चल गया। इसके सामने अगर हम किसी ह्यूमन का डीएनए रखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें चेंज आया हुआ है। क्या हुआ है? चेंज आया हुआ है। इस चेंज की वजह से बेटा बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन हुआ। किस रिवोल्यूशन हुआ? डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस करने में, ट्रीट करने में, प्रिवेंट करने में हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई।
ठीक है, तो हमने ह्यूमन जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर्स क्या करे इससे डिटेक्ट कर लिए। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की डीएनए सीक्वेंसेस में कुछ नेचुरल कैपेबिलिटीज होती है। अगर हम उन नेचुरल कैपेबिलिटीज को अपनी हेल्थ केयर एग्रीकल्चर में यूज करने लग जाएं, एनर्जी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, जैसे बायोटेक में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके अपनी खुद की हेल्प करी थी, ऐसे ही हमने क्या करा, हमने नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के भी बेसिस छाट लिए और उसकी हेल्प से हमें क्या करने लगे, हम अपनी हेल्प करवाने लग गए। कौन कौन से नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म थे? बैक्टीरिया, यीस्ट, निमेटोड, ड्रोसोफिला, प्लांट्स में राइस और एरेबिडोप्सिस, इनकी भी हमने क्या कर ली, बाद में सीक्वेंस कर ली। अब सीक्वेंस करने के लिए हमारे पास तरीके क्या कहते हैं? पहला तरीका देखो बेटा, एक्सप्रेस सीक्वेंस्ड है। तुम क्या करो, तुम्हारा डीएनए का जो हिस्सा प्रोटीन बनाता है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, सिर्फ उसको पहचान लो। क्या कर लो, उसको पहचान लो और बेटा उसको टैग कर दो इस तरीके से। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोशन। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एनोशन, जिसमें हम उस सीक्वेंस को पर्टिकुलरली टैग कर देते हैं कि ये तो ए प्रोटीन बनाता है, ये बी प्रोटीन बनाता है। क्या तो तुम ऐसे पूरे के पूरे कौन से टुकड़े को जो एक्सप्रेस करता है सिर्फ उस हिस्से को छाट लो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम पूरा का पूरा डीएनए लो, पूरा डीएनए लो। सबसे पहले इस डीएनए को तोड़ो, क्या करो, कट करो। कट करने के बाद अब बेटा आपको एक ही तो डीएनए मिला है, आपको डीएनए की कॉपी भी तो चाहिए। अगर आप 100 साइंटिस्ट मिलकर इस पे काम कर रहे हो तो आपको डीएनए की पूरी सीक्वेंस चाहिएगी। सीक्वेंस चाहिएगी मतलब उसकी नंबर ऑफ कॉपी चाहिएगी। ह्यूमन से आप कितना निकाल सकते हो? 1। पहले आप डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में कट करो, ठीक है बेटा। पर ये पार्ट इतने छोटे नहीं थे, ये पार्ट भी काफी बड़े हुआ करते, इसीलिए हम आपका एक वेक्टर लेके आए। जैसे हमने वेक्टर प्लाज्मिड्स पढ़े थे ना, यहाँ पे जो हम प्लाज्मिड यूज करा हमने वो था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बेटा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की जो बेस पेयर अटैच करवाने की क्षमता होती है वो आपकी नॉर्मल प्लाज्मिड से ज्यादा होती है। इस डीएनए को अगर हमने 16 टुकड़ों में काटा तो 16 के 16 सीक्वेंस, एक सीक्वेंस इसमें आ सकती है, दूसरी सीक्वेंस इसमें आ सकती है। मतलब मैंने आपको ये बताया था प्लाज्मिड की अपनी क्षमता होती है बेस पेयर को कनेक्ट करवाने की, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कनेक्ट करवाने की। तो बैक और यैक की जो कैपेसिटी होती है जीन ऑफ इंटरेस्ट को कनेक्ट करवाने की वो बहुत ज्यादा होती है। फिर हमने क्या करा, हमने इन टुकड़ों को काटा, टुकड़ों को काटने के बाद इनको बहुत क्लोन करा, क्लोन करने के बाद हमने इसके बहुत सारे नंबर पता करे, नंबर पता करने के बाद हमने इन्हें कंप्यूटर में डाला। किसमें डाला बेटा? कंप्यूटर में। कंप्यूटर ने क्या करा, इन सबको देखो, जब तुम्हें यही नहीं पता कि सीक्वेंस क्या क्या है तो सीक्वेंस तुम खुद से थोड़ा ना जोड़ सकोगे। तुमने कंप्यूटर को डेटा दिया, कंप्यूटर ने क्या करा, कंप्यूटर ने कौन सी मेथड से, फ्रेडरिको सिंगर के मेथड से आपकी जो डीएनए सीक्वेंस थी उनको सीक्वेंस कर दिया। क्या कर दिया? सीक्वेंस। मतलब आपने तोड़े हुए टुकड़े सारे अपने कंप्यूटर को दिए, कंप्यूटर को टुकड़े देने के बाद आपके जितने भी डीएनए थे उनकी एक सीक्वेंस बन गई। सीक्वेंस बनने के बाद हमें पता चल गया कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, उनकी सीक्वेंस जो है बेसिस की सीक्वेंस क्या है। फ्रेडरिको सिंगर के बारे में हमें एक और बात पता चली थी, इसको क्रेडिट दिया जाता है एक मेथड डेवलप करने का जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि अमीनो एसिड से कौन सी प्रोटीन सीक्वेंस बनेगी। मतलब इसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है जिसको आप अमीनो एसिड सीक्वेंस पकड़ा दो अपनी, ये बता देगा कि प्रोटीन कौन सा है। ठीक है, अब हमने क्या क्या करा, हमने आपकी 2 मेथड थे और इन मेथड के थ्रू फ्रेडरिक सिंगर के मेथड की हेल्प लेके हमने कहीं ना कहीं आपके अलाइनमेंट कर ली आपके सीक्वेंस की, जो कि ह्यूमन के द्वारा तो पॉसिबल नहीं थी, कहीं ना कहीं कंप्यूटर ही उसको कर सकता था। इसके बाद हमारे पास अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पास कितनी सीक्वेंस थी जिन्हें हमें क्या करना था, या फिर कितने डीएनए थे जिन्हें हमें सीक्वेंस करना, तो हम कहेंगे हमारे पास 24 क्रोमोसोम थे। 24 कैसे बेटा? 22 तो हमारे सबके पास ऑटोसोम होता है, इसके अलावा फीमेल में तो एक्स पाया जाता है और मेल में वाई पाया जाता है। देखो 22 अगर मेल के करे फीमेल के करे एक ही बात है, एक एक्स कर लो एक वाई कर लो, तो कितने क्रोमोसोम थे? 24 क्रोमोसोम को हमने क्या करा था? सीक्वेंस करा था। अगर हम बात करें 2006 में सबसे लास्ट क्रोमोसोम, वैसे तो हमने प्रोजेक्ट 2003 में ही खत्म कर दिया था, लेकिन हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 बचा हुआ था जिसपे बहुत सारे जीन्स थे, उसे हमने 2006 में क्या करा? पूरा करा। तो खत्म हुआ था ये 2003 में, लेकिन कोई पूछ ले क्रोमोसोम नंबर 1 कब सीक्वेंस हुआ था, आप कहोगे 2006 में सीक्वेंस हुआ था। अब देखो, अब हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके सेलिएंट फीचर मतलब निकल के क्या आया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, हमारे पास क्या क्या निकल के आया। हमें ये पता चला कि ह्यूमन में 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं।
अगर हम एक जीन की बात करें, वो जीन जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा है, जीन में क्या होंगे, बेसिस तो होंगे, जीन में बेसिस होंगे, ठीक है, 3 बेस मिलके एक कोडोन बना रहे होंगे। तो अगर हम बात करें एक जीन में कितने बेस हो सकते हैं, तो आप कह सकते हो 3000 बेस हो सकते हैं, जो कि वेरी करते हैं जीन टू जीन। अगर हम बात करें, हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। इस प्रोटीन के जो जीन है वो साइज में कितना है बेटा, 2.4 मिलियन बेसिस का बना हुआ एक जीन है, जो कि क्या बनाता है, आपका डिस्ट्रोफिन बनाता है। इसके अलावा बेटा 30,000 तक के भी जीन आपको देखने को मिल सकते हैं। 80 से लेकर 1,40,000 के भी जीन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइप का क्या बना रहे हो, आपके प्रोटीन बना रहे हो। और ये भी बताया गया कि ऑलमोस्ट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस एग्जैक्टली हर ह्यूमन में सेम होते हैं, कुछ बेसिस ही आपके डिफर करते हैं एक दूसरे से। इसके अलावा हमें पता चला कि हमने सिर्फ आपके 50% जीन को डिस्कवर करा है, 50% जीन तो अभी भी डिस्कवर नहीं हुए हैं। उसके अलावा हमें पता चला कि ह्यूमन जीनोम में बहुत सारे रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस मतलब आपका एक पूरा डीएनए है, डीएनए का सिर्फ 2% पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके ये जीन प्रोटीन बनाते हैं, और बाकी जो ये पूरा डीएनए है ना, इसमें आपके रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिपीट्स मतलब मान लो ये जी 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 ए सी, इस सीक्वेंस के 2 करोड़ रिपीट्स प्रेजेंट है आपके डीएनए में, तो इन्हें कहते हैं हमारे पास रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें पता चला हमारा सबसे ज्यादा जीन पाए जिसमें जाते हैं वो है आपका क्रोमोसोम नंबर 1, इसलिए बेटा सबसे लास्ट में हुआ था ये। और सबसे कम जो जीन पाए जाते हैं वो होता है आपका वाई क्रोमोसोम 231, इसलिए कहते हैं कि आपका जो वाई क्रोमोसोम है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उसके जीन्स खत्म होते जा रहे हैं, वो जीन जो इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा हमें पता चला कि डीएनए 1.4 लोकेशन पे जो रिपीट पाए जाते हैं वो रिपीट सिंगल न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। मतलब मैंने आपको बोला ये सीक्वेंस अपने आप को 2 करोड़ बार रिपीट करेगी, तो हम क्या कहेंगे, हमें रिपीट्स पाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे जो रिपीट्स हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के, मतलब कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी, ये सीक्वेंस अपने आप को बहुत बार रिपीट करती है, इसे हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम थोड़ा और इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ इसमें ये बता रखा है कि अगर हमने आपका जो डीएनए है, या फिर कह सकते हैं हमने आपके जो डीएनए सीक्वेंस है उनको अगर हमने पता लगा लिया है, तो हमें ये पता चल गया, एप्लीकेशन है ना, हमें ये पता चल गया कि आप बायोलॉजिकल सिस्टम में इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप बायोलॉजिकल रिसर्च में इसका यूज कर सकते हो, और आपके जो जीन्स वगैरह है उनको हम स्टडी में ले सकते हैं। किसकी स्टडी में, कि आपके टिश्यू ऑर्गन और जो ट्यूमर वगैरह बनते हैं ना, वो प्रोटीन कौन सा बना रहे होते हैं, और जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्ट हो रहे होते हैं। मतलब सिंपली आपको ये बोला गया है कि आपके जो ह्यूमन जीन्स हैं, जो हमने प्रोजेक्ट लिया, इस प्रोजेक्ट के बाद जो हमें ह्यूमन जीन की सीक्वेंस देखने को मिली, इसने आपका क्या क्या फायदा करा, और फ्यूचर में हम क्या क्या चीजें हैं जो इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। कल मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगी बेटा, एक बार ध्यान से पढ़ लेना सारे के सारे। थैंक यू बेटा।